ओह भाई, फाइनली हमें भी हमारे वैम्पायर्स मिल ही गए और अब मैडॉक का ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जहां इन लोगों ने इस यूनिवर्स के अंदर अब तक 5 मूवीज निकाली है, जिसमें से ऑलमोस्ट सबको पसंद आई है। एंड इवन स्ट्रीट 2 तो एक ग्लोबल हिट भी थी और उसी वजह से सब इनके अगले प्रोजेक्ट्स वैम्पायर ऑफ विजयनगर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। सॉरी, थामा के लिए, जिसके डायरेक्टर है आदित्य सरपोटर, जिन्होंने पहले मुंजिया भी डायरेक्ट कर रखी है। लेकिन इन लोगों ने इसका टाइटल चेंज क्यों करा? वेल, इसके टाइटल चेंज करने के पीछे भी काफी वैलिड रीजन है और वो ये है कि इन लोगों ने थामा वर्ड का इंस्पिरेशन अश्वत्थामा से लिया है, जो कि एक एंशिएंट टाइम के मिथिकल कैरेक्टर हैं, जो कि जाने जाते हैं अपनी इमोर्टिलिटी, ब्रेवरी और मिस्टिक के लिए। मैं जानता हूँ कि महाभारत उसका कैरेक्टर कोई मिथ नहीं है, बल्कि वो हमारा इतिहास है। बट यहाँ पे मिथिकल वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है ताकि हमें वो इससे ये समझा सकें कि जस्ट लाइक अश्वत्थामा, वैम्पायर्स भी स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करते हैं और लोग उन्हें भी एक मिथिकल कैरेक्टर ही मानते हैं। एंड वैम्पायर्स के लिए भी वक्त थम सा गया है एंड वो कभी मर नहीं सकते। अब बात करते हैं कि टीजर था कैसा। मुझे टीजर पर्सनली काफी अच्छा लगा, बट पता नहीं क्यों मुझे इससे थोड़ी बहुत भेड़िया वाली वाइब्स आई। लेकिन इस यूनिवर्स की मूवी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हॉरर का तो पता नहीं, बट ये अपना कॉमेडी एलिमेंट कभी लूज नहीं करते एंड आप इन लोगों की मूवी देखते वक्त कभी बोर भी नहीं होते। लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा है कि इन लोगों की मूवी के टेम्पलेट थोड़े बहुत सेम होते जा रहे हैं एंड अब ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से ज्यादा एक सुपर हीरो यूनिवर्स ज्यादा बनता जा रहा है। बट ये सब साइड रखने के बाद टीजर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, जिसमें हमें ये सुनाई देता है कि आयुष्मान खुराना रश्मिका से बोलते हैं कि क्या रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक, जिसके रिप्लाई में रश्मिका बोलती है एक पल के लिए भी नहीं। एंड उसके बाद सीन आता है एक बड़े से जंगल टाइप एरिया का। अब क्योंकि ये पूरी कहानी दिल्ली में सेट होने वाली है एंड बीइंग अ दिल्ली गाय, मैं इतना बता सकता हूँ कि दिल्ली में इतना बड़ा जंगल तो नहीं है, इवन दिल्ली में जंगल ही नहीं है। इस डायलॉग एंड लोकेशन से ये पता लगता है कि ये मूवी एक्चुअली में 2 टाइमलाइन में सेट होने वाली है, पास्ट एंड प्रेजेंट में। अब क्योंकि ये वैम्पायर्स हैं तो कोई ताजे ताजे तो बने नहीं होंगे, ये सालों से एग्जिस्ट करते होंगे हमारे बीच ही। और उसके अगले सीन में ही हमें रश्मिका दिखती है पोजिंग करते हुए अपने थोड़े बहुत वैम्पायर वाले लुक में। एंड वहाँ आयुष्मान खुराना भी होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत चोटें लगी होती हैं बिकॉज उन पर भालू ने अटैक करा होगा, जो हम इस सीन के अंदर देख भी सकते हैं। यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं। सबको पता है कि रश्मिका इसके अंदर एक वैम्पायर है, यहाँ देख के वो लग भी रहा है एंड जैसे पोजिंग कर रही है, ये आयुष्मान को पक्का बचाना ही होगी। एंड मे भी ये आयुष्मान रश्मिका की पहली मुलाकात होगी, क्योंकि आयुष्मान के एक्सप्रेशन भी थोड़े ऐसे हैं कि वो शॉक एंड इम्प्रेस साथ में है। एंड दूसरा सवाल ये आता है कि ये डे लाइट में बाहर कैसे है? वैम्पायर्स को तो डे लाइट पसंद ही नहीं है। वैसे तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वैम्पायर्स डे लाइट में नहीं निकल सकते, ये तो हमें मूवीज एंड सीरीज का लॉजिक दिया हुआ है। बट अगर फिर भी ऐसा है कि वो डे लाइट में बाहर नहीं निकल सकते, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मे भी उनकी स्किन के ऊपर कोई मंत्र चैंट करे गए होंगे, जो वो उनको एबिलिटी देता हो डे लाइट में बाहर निकलने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक पावरफुल वैम्पायर्स के पास ही एबिलिटी होती है स्टार्टिंग से कि वो डे लाइट में भी बाहर घूम सकते हैं, बट इससे थोड़ा बहुत उनकी स्किन को इफेक्ट पड़ता ही होगा जरूर। अब आता है तीसरा सवाल कि आयुष्मान का कैरेक्टर उस वीरान जंगल में क्या कर रहा होगा। आयुष्मान खुराना इसके अंदर एक हिस्टोरियन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि इंडिया के वैम्पायर कल्चर एंड विजयनगर के एम्पायर के ऊपर रिसर्च कर रहा होगा। एंड शायद उसी की खोज करते करते वो जंगल में गया होगा, जहां उसकी मुलाकात पहली बार रश्मिका के कैरेक्टर से हुई होगी। एंड क्योंकि इस मूवी की नरेशन 2 टाइमलाइंस में चलने वाली है, हमें इसके अंदर एंशिएंट विजयनगर का एम्पायर और आज के टाइम के मॉडर्न इंडिया में वो कहाँ खो गया, ये जानने को भी मिलेगा। और उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि एक लड़की कृष्ण की तरह पेड़ पर लटकते भगते हुए दिखती है, बट उसके कंधे पर भी कोई होता है। अब अगर इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो पता लगता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रश्मिका है, बट कंधे पर कौन है? मेरे ख्याल से वो आयुष्मान का कैरेक्टर ही होता है और रश्मिका उसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाले वैम्पायर से बचा के भाग रही है, क्योंकि टीजर में भी एक पार्टी वाला सीन है जिसके अंदर रश्मिका ने वो सेम ड्रेस पहन रखी होती है और वो डांस कर रही होती है। बहुत हाई चांसेस है कि नवाजुद्दीन वाला वैम्पायर उस पार्टी में आ गया हो आयुष्मान को मारने के लिए। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि क्यों रश्मिका आयुष्मान को ही बार बार मुसीबतों से बचा रही है? वो इसलिए क्योंकि पास्ट में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे एंड ये एक लव स्टोरी तो है। एंड टीजर में भी बोला गया है अवर फर्स्ट लव स्टोरी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये फर्स्ट लव स्टोरी है इनकी, तो विक्की और स्त्री की लव स्टोरी फिर कौन से नंबर पे आती है? अगर टेक्निकली देखा जाए तो इन लोग की प्रेम कहानी विक्की और स्त्री की प्रेम कहानी से भी पहले की है, क्योंकि विक्की और स्त्री तो अब मिले हैं, बट इन लोगों का प्यार तो पिछले जन्म का है। एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला वैम्पायर ही था जिसने पहले भी आयुष्मान वाले कैरेक्टर को मारा होगा पास्ट में। अब उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला वैम्पायर इस विजयनगर के एम्पायर पे राज करना चाहता होगा, लेकिन आयुष्मान वाले वैम्पायर ने उसे ऐसा करने से रोका होगा। एंड उनके बीच एक वॉर भी हुई होगी जिसके अंदर आयुष्मान वाला वैम्पायर मर गया होगा। एंड उसके बाद वैम्पायर वाली कम्युनिटी ने डिसाइड करा होगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाले कैरेक्टर को हमेशा के लिए बंदी बना लिया जाएगा। तभी आप उनको एक सीन के अंदर जंजीरों में बंधा हुआ भी देखते हो, जिसपे कुछ मंत्र चैंट करे होंगे ऑब्वियसली, ताकि वो बंधे रहें, और किसी ने उनको फिर से आज़ाद कर दिया होगा। बिकॉज हमें इसके अंदर से एक स्टैचू से लाइट और धरती फटते हुए भी नजर आती है,
है जैसे कि कुछ बहुत शक्तिशाली चीज़ फाइनली अपनी बेड़ियों से आज़ाद हो गई हो। एंड मे बी नवाजुद्दीन वाला वैम्पायर तब आज़ाद होता है जब ये लोग कुछ अपना फेस्टिवल मना रहे होंगे जिसके अंदर ये अपनी काली माँ की पूजा कर रहे होंगे। एंड ये बड़ी सी स्टैचू वैम्पायर्स के लिए काफ़ी बड़ी वैल्यू होल्ड करता होगा। एंड इसका बीच में से फटना ये दर्शाता है कि वैम्पायर के एम्पायर को तोड़ने के लिए फिर से वो आ चुका है। एंड वो इस बार आयुष्मान खुराना को मारने के लिए आया है, अपना पुराना बदला लेने के लिए। एंड इसलिए वो इस सीन के अंदर ये डायलॉग भी बोलता है। रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। एंड उसने आयुष्मान के कैरेक्टर को पहचान भी लिया होगा, बट मुझे लगता है कि आयुष्मान के कैरेक्टर को इस सीन से पहले कोई भी आइडिया नहीं होगा कि वो भी पास्ट में वैम्पायर था। एंड जिस एम्पायर की वो खोज कर रहा था वो भी उसी का हिस्सा रह चुका है, या फिर हो सकता है कि उसे सब कुछ पता हो बट उसे अपनी पावर्स अब तक ना मिली हो। एंड इसीलिए वो रश्मिका को भी नहीं पहचानता होगा। एंड नवाजुद्दीन के साथ ये फर्स्ट फाइट में वो इतना घायल हो जाएगा कि रश्मिका को उसे लेकर भागना पड़ेगा। एंड वो फाइनली उसे वैम्पायर बनाएगी, क्योंकि एक सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक कैरेक्टर खून पी रहा होता है। सो मे बी वो वैम्पायर बनने का एक रिचुअल हो सकता है, या फिर कोई जड़ी बूटी जिससे आयुष्मान को सिर्फ उसके वैम्पायर्स की पावर ही नहीं बल्कि उसकी पास्ट वाली मेमोरीज भी मिल जाएंगी। एंड तभी वो पावर्स मिलने के बाद वो ऐसे छतों पे घूम रहा होता है, छलांग लगा रहा होता है। एंड ये सब करने के बाद वो फिर से वापस जाएगा नवाजुद्दीन के पास उससे लड़ने के लिए और उस एम्पायर को फिर से एक और बार बचाने के लिए। एंड अब एक सीन आता है जिसके अंदर हमें परेश रावल का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। एंड वो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में है। एंड वो किसी ब्लड बैंक टाइप वाली जगह पे खड़े होते हैं, उनके पीछे रश्मिका भी होती है। अब या तो हो सकता है कि वो ये ब्लड बैंक देख के शॉक में होते हैं जिसकी वजह से उन्हें रश्मिका की असलियत पता लग गई होती है, या फिर उन्होंने आयुष्मान को वैम्पायर में बनते हुए देख लिया हो। सो मेरे हिसाब से मूवी की कहानी यही होने वाली है, जितना इस टीजर को मुझे देखकर समझ आता है। अब इसकी कहानी प्रेडिक्ट करना इतना इजी इसलिए था क्योंकि इसके टीजर के शॉट्स अपने आप एक के बाद एक लाइन जोड़ते चले जाते हैं। पर एक चीज इसमें काफी अजीब थी कि किसी के भी दांत वैम्पायर जैसे नहीं थे इसके अंदर, सबके नॉर्मल ही थे। और मे बी वो किसी के बस खून चूसते वक्त ही बाहर आते हो, बट मैं चाहूंगा कि इसके अंदर और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हो। बाकी ओवरऑल टीजर तो मुझे अच्छा लगा एंड लोगों को एक्साइट करने के लिए वो इनफ भी था। अब देखते हैं कि इसका टीजर और क्या क्या रिवील करता है हमारे सामने। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं चला बाय।